मतलब चल नहीं रहा ये? कोई बैल है यहाँ पर? अरे किसी को बुला के लाना बाहर से, जो देखता हो ये रूम। ठीक है। अरे यार, वो वाला काम कर रहा है। भाई एक एसी वो तो बंद ही पड़ा है, ये भी खराब पड़ा है। दो दो तीन सप्ताह हो गया वो बंद पड़ा है, ये खराब पड़ा है ये। चेक कराओ उसको। देखो देखो, खड़े होकर देखो, खड़े होकर देखो। नोट कर लो, छोटी छोटी चीजें नोट किया करो तुरंत। हाँ मैम। अब आप देखो कैसे क्या करना है, मैं करता हूँ। अच्छा आप चालू है ना? ठीक है, थैंक यू। ओके, बेहतरीन, बढ़िया। करते हैं यार नया चैप्टर स्टार्ट, ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ। भाई अब बैठ जाओ यार। अब आ जाओ, बैठो। अब चेक कर लो। कल टेस्ट दिया था, सबने दिया था। कोई बच्चा जो टेस्ट में ना देने आया हो? क्या? ये वाला नहीं बना था, अगले वाला हम बनवाएंगे, ठीक है। परमिशन लिए, पर ये वाला वहीं से आया था, बेंगलोर से। अब मैं और तरुण सर अपना खुद बनवाएंगे, बात कर ली हमने। ठीक है। क्यों देने नहीं दिया? लेट हो गए थे तो कुछ गड़बड़ तो कर रहे होगे भाई। कोई भी मेमो या रिस्पेक्ट तो करना चाहिए ना, देखो। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है यार, चाहे कुछ भी करो ना करो। कोई और था, बाहर की मैम थे या इनके मैम थे? चलो मैं देखूंगा, मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ किया था इसने, क्या बदमाश किया था? चलो कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। एक एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। एकदम, अब बस हो गया, काफी हो गया। अब एकदम अलर्ट, पीछे पीछे इधर, और इधर भी बेटा, इधर एकदम, ए पीछे छुटकू, 12th इधर। क्या? उसका दे दो ना भाई, किसका किसका बैग है ये? यार ये छोटे स्तर पर शैतानी अच्छी लगती थी जब स्कूल में थे ना, अब स्कूल थोड़ी ना है। अब मैच्योर हो गए हो भाई, नहीं तो फिर तुम्हें भी टेटबॉल पुकारना चालू करूंगा मैं। टेटबॉल जानते हो? अब इन्हें नहीं पता टेटबॉल। टेटबॉल समझ तो, लार्वा। अगर थायो यूरिया खिला दी जाए तो लार्वा लार्वा ही रह जाता है, समझ रहे हो ना? क्यों रह जाता है? क्योंकि थायो यूरिया उसकी थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर देती है, और थायराइड ग्लैंड अगर डैमेज हो गई तो उसमें मेटामॉर्फोसिस हो पाएगा क्या? लार्वा का लार्वा रह जाएगा, कभी उसके अंदर, समझ रहे हो, एडल्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। तो जब भी कोई गड़बड़ करे तो समझ लो टेडपोल है, और मैच्योरिटी नहीं आई भाई।
और फिर टेडपोल कभी वो लार्व एडल्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, जिंदगी भर टेडपोल रह जाएगा वो। ठीक है, चलो आ जाओ यार, है तो गर्मी थोड़ी सी, पर अब हाँ, अब मैं थोड़ा टाइट होता हूँ, इस हफ्ते के अंदर सब करा के जाऊंगा सारा का सारा कुछ भी। अब इधर आ जाओ पीछे, यार तुम समझते क्या नहीं हो यार, मैं कह रहा हूं अब आ जाओ आ जाओ, मतलब शांत हो जाओ भाई, इसका मतलब शांत हो जाओ। अब स्टार्ट करते हैं ना। तो अब बात कर रहे थे हम लोकोमोशन और मूवमेंट की। ठीक है, अगर क्योंकि तुम्हारी छोटी सी क्लास है तब तुम इतना डिस्टर्ब रहते हो, बड़ी क्लास ऊपर शांत रहती है एकदम। ठीक है, नहीं नहीं, फिर देखो फिर दूसरी प्रक्रिया चालू होगी, मैं सच कह रहा हूं, डंडा लाके रखवा लूंगा और खींच के पड़ेगा पीछे पिछवाड़े में, तो समझ लेना तुम क्या होगा फिर। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा वो, ठीक है, वो चीज फिर अलग है, वो सिक्कर में चलती थी, वो यहां भी चलेगी फिर, और वहां सिलेक्शन निकलते थे तगड़े वाले। हाँ नहीं, अगर तुम कम से कम डिसिप्लिन में तो रहो। ठीक है, पहली क्लास है आज, बेसिक कराने, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बेस एकदम बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, अब चलो देखो, दो चीजें होती है, मूवमेंट और एक होता है लोकोमोशन। देखो अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो मूवमेंट प्लांट का करेक्टर है, मानो प्लांट है, प्लांट सिसाइल होते हैं, सिसाइल समझते हो, अटैच विद सॉलिड सरफेस, जो सॉलिड सरफेस से अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, वो सारे सारे क्या हैं, प्लांट हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, वो क्या है, प्लांट है। ठीक है, तो प्लांट का करेक्टर क्या है, ओनली मूवमेंट करना, ओनली मूवमेंट करना, सिर्फ मूवमेंट करते हैं प्लांट। ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर, उनके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह जाने में समर्थ नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं मूवमेंट। क्लियर बिल्कुल? पर हमारी बॉडी में मूवमेंट होते हैं, यस हमारी बॉडी में मूवमेंट होते हैं। इस समय मेरी टंग मूव कर रही है, मेरा जॉ मूव कर रहा है, मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, क्या इस मूवमेंट से मेरी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ लो कि मैं एक यहां खड़ा हुआ हूं और यहां से यहां तक आ गया, ये क्या हो गया मेरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं हिंदी में डिस्प्लेसमेंट को? विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन हुआ, समझना मेरी बात। तो विस्थापन दर्शाता है कि ऐसा मूवमेंट जो बॉडी के अंदर विस्थापन करे, यानी डिस्प्लेसमेंट करे, तो उस टाइप के मूवमेंट को हम लोकोमोशन बोलते हैं। यानी सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते। आप समझ रहे हो, मेरे जॉ का मूवमेंट क्या मेरी बॉडी में लोकोमोशन करा रहा है, मेरी टंग का मूवमेंट क्या मेरी बॉडी में लोकोमोशन करा रहा है, पर मेरे लिम्स का मूवमेंट, स्पेशली लोअर लिम्स का मूवमेंट मेरी बॉडी में लोकोमोशन करा रहा है। समझ गए ना मेरी बात? तो इसको आप क्या बोलोगे? ठीक है, ऐसा मूवमेंट जो बॉडी के अंदर अपनी स्वेच्छा से, वॉलंटरी मूवमेंट जो लोकोमोशन कराए, ठीक है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कराए, उसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। बोल बेटा क्या आ रहा है? अच्छा हवा आ रहा है, ओके ठीक है, नहीं गर्मी है, ठीक करवाते हैं इसका भी। ठीक है, क्या? हाँ इसी में ऊपर हॉल है वो ठंडा रहता है, ये गर्म है, कोई नहीं कराते हैं, आप एकदम आप बस भूल जाओ उसको, कराते हैं, बस कह दिया कराते हैं तो कराते हैं, चाहे मैं भी फोन करना पड़े क्लास के बाद, जो कहे अभी कराते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब पहले मैं एनसीईआरटी का कुछ बेस उठाऊंगा, टाइप्स ऑफ मूवमेंट उठाऊंगा, और सीधे मैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पर आ जाऊंगा। ठीक है, ओके। तो एनसीईआरटी की एक दो लाइन है, टारगेट देख लो, टारगेट क्या क्या है, लोकोमोशन क्या होते हैं क्लियर करेंगे। ठीक है, और लोकोमोशन के बाद हम आ जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स की बात करता हूं, चेंज नहीं किया इन्होंने, चलो ये चेंज करके लेके आएगी, वो जो मैडम होंगी ना उनसे कहते हैं दूसरा दे दो, रबड़ वाला दे दो, पीछे रबड़ लगी रहती है इसमें। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या होते हैं। समझ रहे हो ना, टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या होते हैं, तब फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जैसे तीन प्रकार के मूवमेंट हो सकते हैं, अमीवर्डल मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट आपके चैप्टर में डिटेल्ड में है, पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है, पर थोड़ा सा उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया अमीवर्डल मूवमेंट और सिलियरी मूवमेंट। ठीक है, बस एग्जांपल ध्यान रखने हैं, वो एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने टच किए हैं, यूज किए हैं। ठीक है, जैसे अमीवर्डल मूवमेंट की बात करता हूं। ठीक है, अमीवा के अंदर आप जानते हो प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है भाई, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। अमीवा के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, और यानी अंदर प्रोटोप्लाज्म में भी क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन, जिसमें क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ना माइक्रोफिलामेंट में हल्के से कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, समझना मेरी बात। इससे क्या होता है, धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। जब प्रोटोप्लाज्म मूव करेगा तो उसके मूवमेंट की वजह से सूडोपोडिया बनेंगे, सूडो
पोडिया बनेंगे। और जैसे मूवमेंट इधर करना तो सूडोपोडिया अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे। आप समझ रहे हो? तो सूडोपोडिया क्या करते हैं, एक तरीके से उस एनिमल के डिस्प्लेसमेंट में, किसमें, डिस्प्लेसमेंट में हेल्प करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, अमीवर्डल मूवमेंट। ठीक है, मतलब लोकोमोशन। जहां पर मूवमेंट से डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोकोमोशन बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट और टाइप्स ऑफ लोकोमोशन की इन्होंने बात की है, तो मूवमेंट के बेस पर ही लोकोमोशन है। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अमीवर्डल मूवमेंट। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल याद रख लो अमीवर्डल मूवमेंट के। ये लिखते जाना साथ साथ, ठीक है। अमीवर्डल मूवमेंट कहां कहां देखने को मिलेगा, अमीबा, ठीक है, WBC, एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है। और कहां बताया उन्होंने, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। इन तीनों के अंदर अमीवर्डल मूवमेंट होता है। इन तीनों के अंदर सूडोपोडिया बनते हैं। ये बनते हैं सूडोपोडिया से, सूडोपोडिया बनते हैं। यहां पर स्ट्रीमिंग, इसके अंदर साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन समझते हो, क्या है साइटोस्केलेटन के अंदर, माइक्रोफिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स न्यूक्लियस के अराउंड इस पूरे के पूरे को घुमा रहे हैं। ठीक है, इसके घूमने की वजह से, ठीक है, ये क्या साइट, ये सब क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। ये सब क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स। इट इज अ साइटोस्केलेटन। ठीक है, समझ रहे हो? ये क्या है, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। ठीक है, आप समझ रहे हो? ये माइक्रोफिलामेंट या साइटोस्केलेटन क्या कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग मूवमेंट कर रहे हैं। स्ट्रीमिंग मूवमेंट से क्या बन रहा है, फॉर्मेशन किसका हो रहा है स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया क्या काम कराते हैं, लोकोमोशन, लोकोमोशन। आई या नहीं आई? इस टाइप का जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है माइक्रोफिलामेंट्स में, साइटोस्केलेटन के अंदर, इसके एग्जांपल तीन ध्यान रखने हैं। मैक्रोफेज में देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में दे रखा है, WBC दे रखा है, और अमीबा के अंदर दे रखा है। अरे आई या नहीं आई, इतना समझ में आया? ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी बोलती है सिलियरी मूवमेंट, सीलिया फ्लैजेला में अंतर जानते हो? साइटोलॉजी तो पढ़ चुके हो अब सारे के सारे, तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं है। यानी सीलियरली मूवमेंट कहां कहां देखने को मिलेगा, अगर ह्यूमन का आपने अभी पढ़ा चुका हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा चुका हूं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने वाला हूं फ्यूचर में, पर बेसिक सब 12th करके आए हैं। आपने पता है फैलोपियन ट्यूब में भी छोटे छोटे सीलिया होते हैं। जो फीमेल्स ड्रिंक करते हैं, जो फीमेल्स ड्रग्स लेते हैं, समझना, उन फीमेल्स के अंदर ये सिलियरली मूवमेंट सप्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो बेबी कंसीव करते हैं, ठीक है, उस समय सिलियरी मूवमेंट सप्रेस होने की वजह से वो फर्टिलाइज एग यूट्रस तक नहीं आ पाता, फैलोपियन ट्यूब में ही चिपक के रह जाता है, क्योंकि सिलियरी मूवमेंट नहीं हो रहा। जो फर्टिलाइज एग का लोकोमोशन कराएगा, मूवमेंट करेगा, पहुंचाएगा यूट्रस तक, तो क्या हो जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो अदर देन यूटेराइन पार्ट, यूट्राइन पार्ट के अलावा अगर वो कहीं पर भी अटैच हो जाए तो ऐसे केस में क्या हो जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ड्यू टू स्लो सिलियरी मूवमेंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो पूरी एपिथेलियम पर लगे होते हैं, कंटिन्यू मूव करते हैं, और उनके मूवमेंट की वजह से, ठीक है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो म्यूकस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
फेलोपियन ट्यूब है तो फर्टिलाइज एग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप समझ गए ना मेरी बात। अगर मैं अमीबा का केस ले लूं, अमीबा नहीं, पैरामीशियम का केस ले लूं, तो पैरामीशियम के ऊपर क्या होते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजलम भी होता है, पर सीलिया भी होते हैं। याद आया ना, बिल्कुल सही। फूड की एंट्री के लिए हल्का एक वाटर करंट बनाते हैं, ठीक है, पर लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, ऐसे एनसीईआरटी लिखती है। फ्लैजलम तो करता ही है, पर वो भी करते हैं। अरे आई या नहीं आई? यानी एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, कहां कहां सीलिया मिलते हैं, उनके मूवमेंट से कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। या फूड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, म्यूकस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, या फर्टिलाइज एग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। प्रतिस्थापन, सही बोला क्या? विस्थापन, विस्थापन, ठीक है, अब इसको याद रखूंगा धीरे धीरे। विस्थापन नहीं आया क्या? आया नहीं आया? आया। आगे जाके हिंदी का एक बैच और पढ़ाना है मुझे, इसलिए हिंदी और सीखनी है मुझे, सिखाते रहना मुझे, ठीक है। प्योर हिंदी, पर प्योर हिंदी काम नहीं आती एक्चुअल में, समय चेंज हो रहा है। अब हिंदी वाले बच्चों को भी टेक्निकल टर्म तो इंग्लिश में सीखने ही पड़ेंगे, नहीं तो आगे दिक्कत आ जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये एक बात समझ में आ गई, ठीक है, सिलियरी मूवमेंट वाली, ठीक है। अगर सीलिया का एग्जाम्पल थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर। अच्छा, सीलिया के अलावा एक चीज और ध्यान रखना, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला, इसको मैं एक साथ अगर ऐसे लिखूं, सीलिया भी लिख देता हूं, फ्लैजिला भी लिख देता हूं, और एनसीईआरटी ने टेंटिकल्स की भी बात की है, उन तीनों को एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई क्वेश्चन छूटे ना तुमसे। सीलिया की भी बात कर देते हैं, फ्लैजिला की भी बात करते हैं, टेंटिकल्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सीलिया की अगर बात करते हैं तो सीलिया में कितने एग्जाम्पल ध्यान रखने पड़ेंगे आपको? तीन, तीन दे रखे हैं सीलिया में, हाँ, एनसीईआरटी तीन रखे हैं। एक तो हो गया फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब याद रहेगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे। दूसरा दे रखा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो करा के चुका हूं अभी मैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में पैरामीशियम। ये तीन एग्जांपल याद रख पाओगे, ठीक है, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डायग्रामेटिकली समझाया था मैंने, याद हो आपको। फैलोपियन ट्यूब भी डायग्रामेटिकली समझाने वाला हूं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब होती है, जिसमें कंटिन्यू पूरी फैलोपियन ट्यूब पे क्या लगे होते हैं, सीलिया। इस सीलिया की वजह से यहाँ एम्पुला होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एग का स्पर्म के थ्रू। फर्टिलाइज एग धीरे धीरे सीलिया कहां लेकर के आते हैं, इसको यूट्रस के अंदर लेकर के आते हैं, ठीक है, गर्भाशय में लेकर के आते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो? तो एक तरीके से क्या हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यदि सारे डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट की वजह से ही पॉसिबल है, अपने आप कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। बस एग्जांपल ध्यान रखने जो एनसीईआरटी ने जिक्र किए, इन पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एक तो हो गया पैरामीशियम। फ्लैजिला का एग्जांपल एनसीईआरटी ने क्या क्या दे रखा है, बहुत प्यारा एग्जांपल दे रखा है। पहला स्पर्मेटोजोआ, आई याद, स्पर्म के अंदर एक बड़ा सा फ्लैजिलम होता है, याद आया। उसकी नेक पर 10 प्लस, उसकी नेक पर माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होते हैं। फ्लैजिलम के अंदर, हाँ, नेक के नीचे मिडिल पीस के अंदर। और अगर फ्लैजिलम की बात करता हूं तो फ्लैजिलम में 9+2 का अरेंजमेंट होता है। कभी पढ़ा हो मुझसे रिप्रोडक्शन तो पढ़ा है, हाँ। तो मैंने बताया था वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं उस फ्लैजिलम के मूवमेंट के लिए, जिसकी वजह से उसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो, मतलब लोकोमोशन। यानी अगर मैं स्पर्म की बात करता हूं तो स्पर्म में भी सिलियरी मूवमेंट होते, फ्लैजुलर मूवमेंट होते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हो पाता है। याद आया, हाँ, ठीक है। तो एक तो एग्जांपल याद रखोगे स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। जब पॉरीफेरा पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत पढ़े हो तो मुझे नहीं पता, याद आपको है या नहीं, पॉरीफेरा पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल में बताऊंगा। पॉरीफेरा इस तरीके से होते हैं, उसकी पूरी बॉडी पर पोर्स होते हैं, याद आया, स्पॉन्ज। तो अंदर एक खास टाइप के सेल्स होते हैं, इनको कोलर सेल बोलते हैं, कॉलर सेल, कॉलर सेल, कोहिनोसाइट्स, कोहिनोसाइट्स। इनके अंदर भी क्या होते हैं, इनके अंदर फ्लैजिलम होते हैं। ये फ्लैजिलम वाटर करंट बनाते हैं, इनके कंटिन्यू मूवमेंट की वजह से वाटर एंटर करता है निकलता है, एंटर करता है निकलता है।
यानी अगर मैं स्पॉन्ज की बात करूं तो स्पॉन्ज की पूरी बॉडी पर छोटे छोटे पोर होते हैं, पोरी फेरा। पोरी मतलब पोर, फेरा मतलब बियरर। ऐसे एनिमल जो पोर को बियर करते हैं, धारण करते हैं, वो पोरीफेरंस हैं। ठीक है, अब पोर है तो पोर से क्या आएगा, वाटर एंटर करेगा, वाटर बाहर से निकलेगा। कोई मोटर तो नहीं लगा रखी है इन्होंने, भाई मोटर लगा रखी हो, मोटर पानी खींच रही है, ऊपर से निकल रहा है, खींच रही है, निकल रहा है, ऐसा तो है नहीं। उनके अंदर क्या है, छोटे छोटे सेल्स हैं, खास टाइप के सेल्स, जिनके अंदर फ्लैजलरी मूवमेंट कंटिन्यू चल रहा है, जो कंटिन्यू वाटर को खींच रहा है या उस कलम से निकाल रहा है। एक वाटर करंट जनरेट हो रहा है, नहीं आया क्या? तो वाटर करंट को जनरेट करने के लिए यहां पर भी फ्लैजलर मूवमेंट है पॉरीफेरा के अंदर, जो डिटेल्ड में बताने वाला हूं मैं आगे। ठीक है, पॉरीफेरा के अंदर। तो नंबर 2 पॉरीफेरा मतलब स्पॉन्ज की बात चल रही है। कहां पर पॉरीफेरा में तो एग्जाम्पल की बात चल रही, जनरली बात थोड़ी ना कर रहे हैं हम एक एक एग्जाम्पल उठा उठा के बात कर रहे हैं, जनरली तो कोई बात कर नहीं रहे हम। ठीक है, हम तो एग्जाम्पल, भाई स्पर्मेटोजोआ में सीलिया जनरली कैसे हो जाएगा, पोरीफेरा में जनरली सीलिया कैसे हो जाएगा? पास, हाँ, वाटर करंट बनाना है, सीलिया नहीं बनाते, सीलिया होते ही नहीं, तू भूल गई। ऐसे ऐसे मैंने कॉलर सेल बताए थे, कोहेनोसाइट और कोहेनो, सीलिया एक नहीं होता, सीलिया मल्टीपल होते हैं, पूरी सरफेस पर होते हैं एपिथेलियम के अंदर। सीलिया के लिए कोई सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ प्रॉपर सेल है, बेसमेंट ग्रेन्यूल्स बना हुआ है, ये प्रॉपर फ्लैजलम है, इस फ्लैजलम के वाटर मूवमेंट की वजह से वाटर करंट जनरेट होता है। सीलिया एक नहीं होता, फ्लैजलम एक होता है। पैरामीशियम में पूरी बॉडी पर सीलिया लगे हुए, ठीक है, पर फ्लैजलम एक है। मेन लोकोमोशन जो करा रहा है फ्लैजलम करा रहा है, पर सीलिया भी हेल्प करते हैं, क्योंकि वाटर करंट हल्का सा बना रहे हैं, वाटर का मूवमेंट कर रहे हैं। यानी कोई छोटा स्ट्रक्चर जो मूव कर रहा है वो सीलिया है, बड़ा स्ट्रक्चर जो मूव कर रहा है फ्लैजलम है। सीलिया मल्टीपल होते हैं, फ्लैजलम मल्टीपल नहीं होते, फ्लैजलम एक होता है अक्सर कर। अब ये तो कॉन्सेप्ट अलग अलग डिपेंड करता है, कोई वाटर का करा रहा है, कोई म्यूकस का करा रहा है, कोई फर्टिलाइजर का करा रहा है, जिस मीडियम के अंदर है। एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ो कि लोकोमोशन किस पर निर्भर करता है, हैबिटेट, किस वातावरण में रह रहे हो तुम। लोकोमोशन से उड़ते भी हो, तुम लोकोमोशन से तैरते भी हो, तुम लोकोमोशन से जंपिंग भी करते हो, तुम लोकोमोशन से वॉकिंग भी करते हो, तुम लोकोमोशन से रेंगते भी हो, स्किपिंग भी करते हो। ये डिपेंड करता है। और डिमांड ऑफ सिचुएशन, दो चीजें दे रखी है एनसीईआरटी ने, किस पर निर्भर करता है, हैबिटेट क्या है आपका, आप किस वातावरण में रहते हो, और डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या है। नहीं आया क्या? मस्त चल रहा हूं मैं, पीछे शेर दौड़ जाएगा तो मस्त चलूंगा क्या मैं? दौड़ लगा के पेड़ की टॉप पर रहूंगा, कभी जिंदगी में पेड़ पे भी ना चढ़ाऊं। तो डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या होगी, नहीं समझ में आया? स्पॉन्जेस लोकोमोशन नहीं करते भाई, सिसाइल होते हैं, अटैच विद सॉलिड सरफेस। ये वाटर करंट बना रहा है। अरे इसमें वाटर करंट, मतलब फूड का लोकोमोशन हो रहा है भाई, जो भी चीज खा रहे हैं वो मूव करके इनके पास आ रहा है ना। लोकोमोशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, हमने टर्म क्या यूज किया, अब तुम कहोगे सर यहां पर सीलिया है, ठीक है, हम हमारी क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक में मूवमेंट हो रहा है, भाई डिस्प्लेसमेंट म्यूकस का हो रहा है ना, समझ रहे हो, यहाँ पानी का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना। स्पर्मेटोजुआ, ठीक है, मूव मतलब उनका पूरी उसका पूरा स्पर्म का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रतिस्थापन। हाँ क्या बेटा? हाँ, फुटबॉल को किक किया, बिल्कुल। अब तुम देखो, अब यहां पर क्या कर रहे हो, पैर के अंदर मूवमेंट कर रहे हो, समझना, पैर का ऐसा मूवमेंट जो फुटबॉल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। पर देखो देखो, तुम ऐसे मत, एग्जाम्पल तुम बात करोगे यहां पर प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली का मतलब है अगर कुछ ऐसी चीज है जैसे अपना म्यूकस है, उसका एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रहा है, समझना मेरी बात, एक जगह से दूसरी जगह मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसमें कौन हेल्प कर रहे हैं, सिलियरी मूवमेंट। यहाँ ये तो कहा गया है, यहां बताया गया है मूवमेंट अलग है और लोकोमोशन अलग है। सब चीजों को तुम कचरा कर रहे हो, मिला रहे हो एकदम। तो सारे मूवमेंट ऐसे, तो सारे मूवमेंट लोकोमोशन हो जाएंगे। मैंने पहली लाइन क्या बोली, सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते, पर सारे लोकोमोशन मूवमेंट की वजह से होते हैं भाई, समझ में आया? तो अभी हम क्या बता रहे हैं,
भाई हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है भाई, सिलियरी मूवमेंट भी होता है, अमीबॉयडल मूवमेंट भी होता है, मस्कुलर मूवमेंट भी होता है, कुछ मूवमेंट वाटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, कुछ मूवमेंट वाटर करंट बना रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, तब बताएंगे मस्कुलर मूवमेंट जो बॉडी का ही डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, जिसको आप लोकोमोशन बोलोगे। ऐसा मूवमेंट जो वॉलेंट्री हो, आपकी इच्छा पर निर्भर करता हो, आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सक्षम हो, उस मूवमेंट को हम लोकोमोशन बोलते हैं। हम आएंगे अभी उसके ऊपर, अभी तो हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम लोकोमोशन पर आएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया? बता, आया नहीं आया? ये अभी मूवमेंट पे रहा हूं, सिलियरी मूवमेंट क्या होते हैं, फ्लैजलर मूवमेंट क्या होते हैं, पर साथ साथ में मैं लोकोमोशन का एग्जांपल भी दे रहा हूं। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसा फ्लैजलर मूवमेंट जो स्पर्म का डिस्प्लेसमेंट करा दे, लोकोमोशन हो गया ना। ठीक है, ऐसा अब यहां पानी का मूवमेंट हो रहा है, समझ रहे हो, पानी मतलब वाटर करंट बन रही है। एक और मैंने एग्जांपल बताया था फ्लैजला का, एनसीईआरटी में दे रखा है। एक तो पैरामीशियम दे रखा है एनसीईआरटी में, वो मैंने यहां लिख ही दिया, उसमें दोनों चीजें होती हैं। एक युगलीना दे रखा है एनसीईआरटी में, दे रखा है ना, प्रोटोजोआ युगलीना, युगलीना भी दे रखा है एनसीईआरटी ने। तीनों एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे। अब लास्ट में आता है क्या? टेंटिकल्स। टेंटिकल्स कहां देखने को मिलते हैं? हाइड्रा। कहां मिलेंगे? हाइड्रा। हाइड्रा में टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाइड्रा में टेंटिकल्स क्या करते हैं भाई? टेंटिकल्स याद आया, हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं 6 से 8 होते हैं, वो कंटिन्यू क्या करते हैं? मूव करते हैं। उनके मूवमेंट से हाइड्रा में लोकोमोशन होता है, वो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, इधर से उधर जाने के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है, भागने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा के अंदर टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर मूवमेंट होता है। इसमें क्या लिखोगे? कुछ नहीं, बस एग्जांपल देखना, हाइड्रा। ओके, अब बताओ ये बेसिक समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के मैंने एग्जांपल, एनसीईआरटी पूरी कवर कर ली, इसके अंदर कुछ नहीं बचा। अब हमें डिटेल में क्या पढ़ना है यहां पर? मस्कुलर मूवमेंट। पूरे चैप्टर किस पर आधारित है? मस्कुलर मूवमेंट, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मस्कुलर मूवमेंट में पहले आप बेसिक समझा देता हूं कि सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते, पर सारे लोकोमोशन मूवमेंट की वजह से होते हैं। जॉ मूवमेंट, टंग मूवमेंट, ये लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर लोअर लिम्स मूवमेंट लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुर्सी पे बैठ कर मैं टांगे हिला रहा हूं, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? ओनली मूवमेंट है ना। अगर धरती पे चल करके मैं ये कर रहा हूं अपनी, मैंने कहा वॉलंटरी, वॉलंटरी आ गया, अपनी इच्छा से बॉडी के अंदर क्या कर रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, ये है भाई लोकोमोशन। नहीं आई? तो एनसीईआरटी की लाइन, सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस, यानी डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया क्या? प्लेस, लोकेशन, सच वॉलेंट्री मूवमेंट, यहां पर ऑप्शन में लिख देगा इनवॉलेंट्री मूवमेंट। जब भी हम एआर बनाएंगे या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, तो इस लाइन में, एनसीईआरटी की लाइन में हम क्या कर देंगे? क्या बोल देंगे? इनवॉलेंट्री। आप चक्कर खा जाओगे, तो वॉलेंट्री ध्यान रखना है। मैं लास्ट 10 बार बोल रहा हूं, इनवॉलेंट्री नहीं होते, क्योंकि स्केलेटल मसल्स की बात चल रही है। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होते हैं, स्मूथ मसल्स की वजह से हमारे लोकोमोशन नहीं होते। नहीं आया क्या? अरे आई नहीं आई? भाई प्लांट को सिसाइल बनाया क्योंकि उनको खाने के लिए दौड़ना नहीं है। नहीं आया? खाना खाने के लिए दौड़ना नहीं है, खुद खाना बना लेते हैं। आया नहीं आई? पर हमें खाने के लिए दौड़ना है, हमें शेल्टर के लिए दौड़ना है, हमें व्यवस्थाओं के लिए दौड़ना है, क्योंकि हमें सब कुछ खुद करना होता है। तो नेचर ने कहा, ले भाई तुझे वॉलेंट्री मूवमेंट दे दिए, ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट तो तेरी बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट करा देंगे, उसको हम लोकोमोशन बोल देंगे। हाँ बेटा। नहीं, अब बॉडी का लोकोमोशन थोड़ी ना हो रहा है। हाँ, अगर फुटबॉल के अंदर अपनी इच्छा से मूव करने की क्षमता होती, तो कहते फुटबॉल या फिर कुछ ना कुछ चीजें होता, फ्लैजलम होता उसके अंदर। समझ गए ना मेरी बात? अब हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं, मैं मसल्स की बात कर रहा हूं, स्पेशली स्केलेटल की बात कर रहा हूं, और अंतर बता रहा हूं। कार्डिक मसल्स लोकोमोशन नहीं करते, स्मूथ मसल्स लोकोमोशन नहीं करते। अब बात कर रहा हूं मैं स्केलेटल मसल्स, और जहां स्केलेटल आ जाएगा वहां क्या आ जाएगा? और हम ऑप्शन में क्या करेंगे? इनवॉलेंट्री। और तुम क्या खा जाओगे? धोखा। नहीं आया? अब नहीं धोखा खाना है, ठीक है। आर कॉल्ड द लोकोमोशन, इसको लोकोमोशन बोलेंगे, यही लाइन उठाएंगे हम।
असर्शन रीजन स्टेटमेंट के अंदर यही लाइन उठाएंगे, जरा सा यहां चेंज करेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये चीज समझनी है, छोटी छोटी चीजों को समझना है। ये तो आपको याद रहेगा, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं हर चैप्टर में बताता हूं। जैसे रेस्पिरेशन में बताया कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप के होते हैं, उस किस पर निर्भर करता है, समझ गए ना मेरी बात? ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं यहां लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन भी वेरी करता है, समझ में आया? किस पर निर्भर करता है? दो चीजों पर। उनका हैबिटेट क्या है, उनका हैबिटेट क्या है, और डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या है। दुम दबा के भागना है या दुम उठा करके दहाड़ना है? नहीं आया क्या? ऐसी तो होता है, आई या नहीं आई? आई। तो ये एनसीईआरटी की 3 लाइन है, ये वो लाइन पेट लाइन है जिनसे क्वेश्चन हम बनाते हैं, मतलब क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे हम बनाए या वो बनाए, बात तो एक ही है, बुद्धि तो उतनी है। नहीं आया क्या? तो ये 3 लाइन से क्वेश्चन उठेंगे, और कैसे उठेंगे तुम्हें मैंने बता दिए, उधर एग्जाम्पल से उठेंगे, सारे एग्जाम्पल मैंने लिखा दिए। अब चालू करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मतलब पहले स्केलेटल से पहले मस्कुलर सिस्टम। अब यहां से क्वेश्चन बने, अच्छा रह गया क्या? लिख लो फटाफट, ये 3 लाइन लिख लो। मैं सिर्फ एनसीईआरटी की वो लाइनें निकालूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आएगा, जो मैं मार्क कर रहा हूं उसको मार्क कर लेना। इतना रंग देगी एनसीईआरटी तू समझ ही नहीं पाएगी सही क्या है गलत क्या है। बहुत ज्यादा मत रखो, एनसीईआरटी में सिर्फ उस लाइन को अंडरलाइन करो जो एकदम पैट लाइन है, पैट का मतलब आएगा ही आएगा, उसको अंडरलाइन करो, बाद बाकी चीजें वो स्टिकी नोट्स पे लिख लिया करो ऊपर। फिर तो तुम्हें एक दिन ऐसा होगा एनसीईआरटी पूरी रंगी पुती पड़ी होगी, तुम्हें पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना। ये 3 लाइनें लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेन लाइन है ये, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद चालू करते हैं मसल्स। तो तुम शांत रहते हो, कितने प्यारे बच्चे लगते हो, मतलब तुम्हें टॉफी दी जाए, चॉकलेट दी जाए, ऐसे बच्चे लगते हो। चाहिए क्या? यस, कि समोसा चाहिए? समोसा, हाँ बेटा। आई फिर आ गए वहीं। अगर तुम 1 महीने तक ऐसा मेंटेन कर लो तो मैं 100% कह रहा हूं सबको चॉकलेट बटवा दूंगा। 1 महीने तक अच्छे, अरे एक दिन अच्छा बच्चा थोड़ी बनना होता है, 1 महीने तक तो अच्छा बच्चा बनो। अब कुछ और अच्छा क्वेश्चन पूछ रही है, सुन लो। हाँ, फ्लैजिलम पर एनसीईआरटी लिखती है सीलिया भी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, पर मेनली क्योंकि क्यों करते हैं, वो वाटर करंट बन रहा है ना, ऐसे फेरिंग्स के अंदर जा रहा है ना, वो इसमें फेरिंग्स बना होता है ना, और फेरिंग्स, उसमें पानी तेजी से अंदर जाता है, तो वो भी हल्का सा पुश करता है, पर फ्लैजिलम तो मेन है ही, ठीक है। पर एनसीईआरटी ने लिखा है दोनों ही हेल्प कर रहे हैं। हो गया? चिल्ड्रंस डे कब आ रहा है? हैं? क्या 2 अक्टूबर? 14 नवंबर देना भाई। अच्छा, ट्रायल के लिए अभी बना लें, और टीचर्स डे कब आने वाला है? पहले टीचर्स डे आएगा भाई, तो हम ट्रायल के लिए पहले वो ना कर लें, मतलब अपना अपना पक्ष आया, ट्रायल के लिए बना लीजिए। नहीं, सब चीजें देखो समय समय पर सब चीजें आती है, ठीक है। हाँ, और ट्रायल ट्रायल हम टेस्ट का करेंगे ना, फ्यूचर में वही काम थोड़ी ना करना है, पेपर देना है भाई। हाँ समझ गया, वो ट्रायल समोसे का चाहता है बस। आ जाओ, समोसा तो नहीं खिलाएंगे, चॉकलेट खिला देंगे, 5 रुपए वाला, उसने बोल दिया पहले ही, उसकी इच्छा सिर्फ 5 रुपए वाली चॉकलेट की है। चिंता मत कर, दिलवा देंगे 5 रुपए वाला चॉकलेट। कोई आता है 5 का चॉकलेट? तुम्हें 10 का खिला देंगे, पर उसको 5 का ही खिलाएंगे, इसकी इच्छा 5 की है बस। अब आगे आ जाओ, बस एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट।
देखो, मसल्स इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेजोडर्मल ओरिजिन। ये मैं भी टिश्यू में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, टाइप्स ऑफ मसल्स, ये डिटेल में आएगा वहां पर, ठीक है, टिश्यू के अंदर कि मसल्स का ओरिजिन ध्यान रखना है मीजोडर्मल होता है। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, समझ रहे हो। एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन एक्टो, मीजो, एंडो तीनों तरीके से हो सकता है। अगर मैं नर्वस टिश्यू की बात करूं तो उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। ये डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। ओरिजिन समझते हो ना। जब स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है तो एक जायगोट बनता है। जायगोट में 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इन तीनों लेयर से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। इसको हम जर्म लेयर बोलते हैं, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं एनिमल किंगडम के पहले वाले चैप्टर के अंदर। समझ में आया। अब एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ मसल्स, नीट समझना। ये नॉर्मल नहीं देंगे, पर तुम में से कई बच्चे ऐसे होंगे सीयूटी का टेस्ट देंगे, हो सकता है नौबत आ जाए, हो सकता है ना भाई, नहीं पढ़ोगे तो वो टेस्ट दोगे, कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा आपको नीट के अलावा, ठीक है। ऑप्शन लेके चलते हैं बच्चे, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ मसल्स का। और ये मुझे बताने में भी आसानी होती है कि एक सूखे पहलवान के अंदर और एक WWF के फाइटर के अंदर नंबर ऑफ मसल्स का अंतर नहीं होता, नंबर ऑफ मसल्स का अंतर नहीं होता। समझ में आया। आंखें धोआ बेटा, जाके जाना है, चला जा, फिर आएगी नहीं तो नहा धो के आए हो ना। आज तो बच्चे पूरा एकदम तिलक तिलक करके, मतलब महाकाल का आशीर्वाद लेकर के आ रहे हैं भाई। बिहार में पता है, बिहार में मतलब धार्मिक स्थली कहा जाता है इसको, बिहार को थोड़ा सा, मतलब इतना मैंने, जैसे हम गुड़गांव दिल्ली में रहते हैं, वहां मतलब दूर दूर तक मंदिर तक नहीं मिलते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आते, कुछ धर्म ही नहीं है, ऐसा लगता है लोग अजीब टाइप के हैं। यहाँ गली गली में चीजें हैं, तो चीजें हैं, मतलब ठीक है, ये लोग मतलब जो रिलीजन को मानते हैं, मतलब वो सही डायरेक्शन में चलते हैं। चाहे कोई भी रिलीजन हो, हर रिलीजन के अंदर चीज देखिए, डायरेक्शन में चलो, आप फॉलो करो, आपको कोई देख रहा है भाई, गलत मत करो, समझ रहे हो। समझ में आया, गलत नहीं करना है। आगे स्टार्ट करें। तो टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं अपने अंदर, या तुम्हें याद है 639। बहुत बढ़िया। तो टोटल नंबर ऑफ मसल्स ध्यान रखने, टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं 639। ये जीके का भी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन है, अगर बायो के स्टूडेंट हो ये तो पता होना चाहिए। समझ रहे हो, 639, 6 और 3 9, तो 9 आ गया ना, भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, ठीक है, 6 18 मत कर देना। समझ में आया। अच्छा, बाई चांस पूछ ले, पहले एम्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते थे, पेयर्ड कितने होते हैं और अनपेयर्ड कितने होते हैं, 317 ये तो पेयर्ड हैं, ओनली 5 अनपेयर्ड हैं, ये एडवांस हो गया थोड़ा सा, ये क्वेश्चन पूछेगा वैसे, ठीक है। अब इससे मैं 2 चीजें बता पाता हूं कि बेटा हमारी मसल्स यानी सूखे पहलवान के अंदर और एक WWF के फाइटर के अंदर नंबर ऑफ मसल्स सेम होते हैं। समझ रहे हो, जैसे ये है, अब ये कोई WWF का फाइटर अंडरटेकर आ जाएगा तो ये कम नहीं है, समझ रहे हो, हाँ कम नहीं है भाई ये, समझ में आया, समझे नहीं समझे, तेरी बात भी कर रहा हूं, तू पहलवान नहीं है, सूखा है तू भी, ठीक है। तो ये कम नहीं, हाँ जो भी है ये कम नहीं है, ठीक है। अब फाइटर राइटर तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, सब सूखे ही हैं, ठीक है। अब इधर आ जा, ठीक है, पूछा नहीं है तुझसे अभी तक मैंने, हाँ। तो एक्चुअल में सुनो मेरी बात, जब आप एक्सरसाइज करते हो, वो भी सही सूखा ही है अभी, ठीक है, इधर आ जाओ, जब अंडरटेकर सामने आ जाएगा ना तो गायब हो जाएगा वो सामने से, ठीक है। तो अंडरटेकर के अंदर मसल्स देखी हैं, तुम्हारी कमर के बराबर मसल्स है उसकी, समझ रहे हो ना, हाँ ठीक है। या बाहुबली को देख लो अपने, ठीक है, बाहुबली मतलब खली, अपना इंडिया का खली, समझ में आया, ग्रेट खली। तो सीधी सी बात है, मसल्स में हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरट्रॉफी समझते हो, साइज बड़ा कर सकते हो, हाइपरप्लेसिया नहीं होता। हाइपरप्लेसिया मतलब होता है नंबर ऑफ मसल्स, ऐसा नहीं है कि मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा तो नंबर ऑफ मसल्स बढ़ा लूंगा, भाई 639 है तो मेरे अंदर 1000 मसल्स हो गए, भैया आजा कौन टक्कर लेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नंबर ऑफ मसल्स कांस्टेंट रहते हैं, बस आप क्या कर सकते हो, साइज बढ़ा कर सकते हो, हाइपरट्रॉफी कर सकते हो, और कोई अंतर नहीं है।
नहीं आया क्या? मतलब इसके अंदर भी और उसके अंदर भी नंबर ऑफ मसल्स बराबर हैं। किसके केस में? फिर से बोल। मसल्स के, मसल्स अलग चीज होती है। सेल्स, कैंसर इज अ ट्यूमर, इज अ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी सेल, इज नोन एज ट्यूमर। समझ रहे हो? पढ़ाऊंगा उसको भी मैं, ठीक है। अनकंट्रोल ग्रोथ, ठीक है, वो हाइपरप्लेसिया हाइपरट्रॉफी नहीं हो रहा वहां पर, ठीक है। इट इज अ डिसऑर्डर, इट इज अ म्यूटेशन। समझ गए ना? चलो, अब ये क्या हो गया? पेयर्ड, ये क्या हो गए? अनपेयर्ड। यहां तक कोई डाउट है? एनसीईआरटी की ये लाइन मत भूल जाना, जो मसल्स मैं बता रहा हूं ये बॉडी वेट का कितना परसेंट होने चाहिए? ये नंबर ऑफ मसल्स मैंने बताए हैं बॉडी वेट का 40 से 50% होना चाहिए। अगर ये बॉडी वेट का 40 से 50% नहीं है तो ये सही नहीं है। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? मसल्स नहीं बढ़ा रहे, फैट बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो? फैट अलग चीज होती है, मसल्स अलग चीज होती है। अब तुम वीडियो गेम खेलोगे, कमरे के अंदर बैठे हो, बस मोबाइल उठा के, नहीं समझो क्या मोबाइल या जो भी तुम करते हो, तो ठीक है, तो क्या होगा? इससे क्या होगा? अगर आप ज्यादा से ज्यादा डिवाइस पर रहोगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रहोगे, इन चीजों को ज्यादा फोकस करोगे, तो बॉडी के अंदर मूवमेंट कम होंगे, बीएमआर स्लो हो जाएगा, फैट का डिपोजिशन बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप समझ रहे ना मेरी बात? तो ये फ्यूचर के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मसल्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, समझना। और मसल्स की ग्रोथ ना होने से टाइप 2 डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी है। मैं डॉक्टरों की सेमिनार में ही था, ठीक है, तो डायबिटीज का ही सेमिनार था, ठीक है, तो उसी में ये चीज मुझे पता चली, तब से मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है। तो वहां डॉक्टर्स ने बोला कि जो नई जनरेशन आ रही है बहुत ज्यादा डिवाइस की मतलब एडिक्ट है। एडिक्ट समझते हो? मतलब आदि, आदि, लत, लत, एडिक्शन पढ़ेंगे अभी, लत, ठीक है, लत लग गई, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, अभी पढ़ेंगे ड्रग्स के अंदर। उससे क्या हो रहा है कि उनका मसल्स धीरे धीरे क्या कर रहा है? श्रिंक कर रहा है। मसल्स तो है पर साइज रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट। जरूर आप जैसे आप यूज नहीं करोगे आप उसको, तो क्या होगा? ठीक है, देखो, एक तो दो चीजें होती हैं, एक तो फैट होता है खाने पीने की वजह से, एक फैट होता है जेनेटिकल। इसकी बात नहीं चल रही है, जेनेटिकल फैट की बात नहीं चल रही है, खाने पीने की वजह से फैट की बात नहीं चल रही है। अगर आप इनएक्टिव हो, आप वर्क नहीं कर रहे हो, आप पड़े रहते हो, आपकी बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो मसल्स में ब्लड का फ्लो धीरे धीरे स्लो होगा, मसल्स का साइज श्रिंक करेगा। और एक जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो दो जगह होते हैं, एक तो लिवर सेल के ऊपर होते हैं और एक स्केलेटल मसल्स के ऊपर होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो लिवर तो चलो ठीक है जो भी है, पर स्केलेटल मसल साइज में अगर कम होंगे तो रिसेप्टर का नंबर कम नहीं हो जाएगा? अगर रिसेप्टर का नंबर कम हो गया और इंसुलिन निकल रही है तब भी तो डायबिटीज हो जाएगी। भाई चाबी है पर ताला नहीं है, ताला है पर चाबी नहीं है तो टाइप 1 डायबिटीज, चाबी है पर ताला नहीं है तो टाइप 2 डायबिटीज। नहीं आया क्या? तो ये जो ओल्ड एज डायबिटीज होती थी आज की डेट में यंगर्स के अंदर देखने को मिल रही है। इट इज अलार्मिंग कंडीशन। उस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा था, नहीं आया? इसलिए कहा गया है कि बच्चों को आउटडोर गेम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं आया क्या? कुछ ना कुछ बाहर खेलो, जरूरी है, जिससे मसल्स की थोड़ी सी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे और इंसुलिन रिसेप्टर बरकरार रहे, जिससे टाइप 2 डायबिटीज नहीं हो। इसलिए कहा जाता है मसल्स कम से कम 40 टू 50% बॉडी वेट के होने ही चाहिए। आई या नहीं आई? अब प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स की बात कर लूं। देखो, एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो मसल्स में भी होती है और नर्व में भी होती है, एक्साइटेबिलिटी। जैसे आपने ये सेल ली, स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करने पर इसके मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो गया, चार्ज चेंज हो गया, तो नॉर्मल सेल नहीं है, इट इज एक्साइटेबल। अगर स्टिमुलेट करने पर या नॉर्मल कंडीशन में भी इस मेम्ब्रेन पर चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज है, तो ये नॉर्मल सेल नहीं है, इट इज एक्साइटेबल सेल। जैसे नर्व सेल एक्साइटेबल होते हैं, उनके मेम्ब्रेन पर पोटेंशियल होता है, चार्ज होता है, तो ये कैसे हैं? एक्साइटेबल। मसल सेल एक्साइटेबल होते हैं क्योंकि इनकी सरफेस पर भी चार्ज होता है। भाई छुआ, सिग्नल गया, फिर मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आया, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, नहीं आया क्या? जैसे अभी इसने उसको नोचा चेक करने के लिए, पर उसके ब्रेन ने काम नहीं किया, नहीं तो क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन, फटाक गाल पे, नहीं आया क्या?
ये था मोटर रिफ्लेक्शन, कि अगली बार वो ऐसा ना कर पाए। नहीं आया क्या? सिग्नल गया कि घुमा के दो एक खींच के, नहीं आया क्या? अब रिफ्लेक्शन गया, वो एक तुरंत होता है रिफ्लेक्शन, इतनी देर में नहीं होता। ठीक है, अब आ जाओ। तो एक्साइटेबिलिटी ऑल्सो प्रेजेंट इन नर्व। ये क्वेश्चन बना नहीं है, पर मेरा बस चलेगा तो मैं इस पर बना दूंगा कि मसल्स की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो नर्व और मसल्स दोनों में कॉमन होती है, ओनली एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, ये नर्व और, ठीक है, ऑल्सो प्रेजेंट इन नर्व, नर्व में भी होती है और मसल्स में भी होती है एक्साइटेबिलिटी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो एक्साइटेबिलिटी दोनों में, पर ये तीन प्रॉपर्टी बता रहा हूं ओनली प्रेजेंट इन मसल्स, नर्व में नहीं होती। जैसे कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी समझते हो ना? इलास्टिक, जो इलास्टिक होती है, इलास्टिक, इलास्टिसिटी ओनली प्रेजेंट इन मसल्स। कोई डाउट? हाँ बेटा बोल। देखो, एक तो होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन करने की एबिलिटी। एक होती है एक्सटेंसिबिलिटी, भाई एक्सटेंशन हो गया। एक होती है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, अरे वो इलास्टिक रबड़, हाँ समझ रहे हो, इलास्टिसिटी। हाँ, और एक्साइटेबिलिटी नहीं होगी तो कंडक्शन कैसे होगा? नर्व में भी कंडक्शन होता है, मसल्स में भी कंडक्शन होता है भाई। अभी रेगुलेशन पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कंडक्शन समझ रहे हो? चार्ज, इंपल्स, आवेग, इसी की वजह से तो मूव करेगा। क्या? जोर से बोल। हाँ, तो वो भी एक्साइटेबल है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स भी एक्साइटेबल हैं, बिल्कुल सही। नर्व भी एक्साइटेबल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब आगे आ जाओ, स्केलेटल मसल से चालू करते हैं कहानी। ठीक है, क्योंकि पूरे देखो, अभी आपके एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में डिफरेंस दे रखा है स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स में, जो मैं लास्ट में कराता हूं आपको पता है। ठीक है, तो पहले मैं मसल्स का पूरा प्रॉपर्टी बताता हूं, ठीक है, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करता हूं तो सबसे पहले बताओ, ये वॉलेंट्री होते हैं इनवॉलेंट्री? स्ट्राइटेड होते हैं स्ट्राइप्ड? अरे बोथ भाई, बोथ। स्ट्राइटेड भी होते हैं और स्ट्राइप्ड भी होते हैं। कंट्रोल बाय, कंट्रोल बाय कौन कंट्रोल करता है इनको, जरा बताओ। अरे बोलो भाई। ऐसा ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम या एएनएस का एक पार्ट होता है, सॉरी एएनएस बोल गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन। ब्रेन में भी आप बात करोगे किसकी? एस, ऐसा ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ या ना? ये कैसे होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों बोला मैं? क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड दो तरीके से हो सकते हैं। जैसे मानो एक सेल है, ठीक है, एक सेल अनकंट्रोल ग्रोथ कर रही है, ठीक है, तो मल्टी नहीं, एक सेल का न्यूक्लियस अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहा है, डिवीजन हो गया न्यूक्लियस के अंदर, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, तो अभी तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हुई, हाँ या ना? पर एक सेल का न्यूक्लियस ग्रोथ नहीं कर रहा, एक्चुअल में हो क्या रहा है, कई सेल मिलकर के आपस में फ्यूज कर गए, उनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गए, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गए, तो एक साइटोप्लाज्म बन गया और सारे न्यूक्लियस फ्लोट करना चालू कर दिए, तो इसको भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलेंगे, हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम एक टर्म यूज करते हैं, क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए? सिन, सही है, सिन, SYN होगा ना, SYNCY, SYNCI होगा, सिंसाइसियम। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं। ठीक है,
वॉलेंट्री होते हैं, स्ट्राइटेड होते हैं, स्ट्राइप्ड होते हैं, कंट्रोल बाय सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें भी एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं जिसको हम सिंसाइसियम बोलते हैं। अब क्या है समझाता हूं। अब पहला क्वेश्चन आएगा कि इनको स्ट्राइटेड क्यों बोलते हैं। स्ट्राइटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर लाइट और डार्क बैंड अल्टरनेटिव मिल रहे हैं तो ये स्ट्राइटेड को बता रहे हैं। लाइट एंड डार्क बैंड की प्रेजेंट है इसके अंदर, इसलिए स्ट्राइटेड है। स्ट्राइप्ड क्यों बोल रहे हैं? ट्रांसवर्स बैंड हैं, सारे के सारे कैसे हैं? ट्रांसवर्स बैंड हैं। समझाता हूं अभी। ट्रांसवर्स बैंड प्रेजेंट है, सो इट इज कॉल्ड स्ट्राइप्ड, कंट्रोल बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मल्टी न्यूक्लिएटेड क्योंकि सिंसाइसियम। अब सिंसाइसियम बनता कैसे है? ठीक है, अब देखो यहां पर सिंसाइसियम को समझा रहा हूं कि छोटे छोटे सेल्स होते हैं, मायो ब्लास्ट। मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्शन की बात आएगी तो हम समझना मायो टर्म यूज करेंगे। ब्लास्ट टर्म आएगा मतलब कंटिन्यू डिवाइडिंग। ये सब टर्म तुम्हें काम आने वाले हैं पहले प्रूफ के अंदर, समझ रहे हो ना। मतलब ये टर्मिनोलॉजी तुम्हारी स्ट्रांग है तो तुम आधा प्रेशर तुम्हारा यहीं रिलीज हो जाता है। टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग होना चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात। नींद तो नहीं आ रही है अब? बस टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब तो नहीं आ रही? हाँ ठीक है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग है तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, मैं टर्मिनोलॉजी चाहता हूं तुम मतलब एकदम एक्सपर्टी हो जाए तुम्हारे अंदर टर्मिनोलॉजी की। मान लो ये सारे के सारे सेल, कितने सेल स्केलेटल मसल्स में? 100, मोर देन 100 या 100, मोर देन या इक्वल टू 100। कौन से सेल? मायो, मायो ब्लास्ट। ठीक है, क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ये कौन है? मायोब्लास्ट, मायोब्लास्ट। ये फ्यूज होंगे तो एक फाइबर बना लेंगे, सब मिलकर के फ्यूज हो गए। इन्होंने मिलकर के क्या बना लिया? एक फाइबर बना लिया, जो कैसा हो गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर हो गया। मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स फाइबर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? इस मल्टी न्यूक्लिएटेड को ही तो हम बोलते हैं सिंसाइसियम। अगर प्रोटोप्लाज्म का या साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियस वैसे के वैसे ही हैं, समझ रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिंसाइसियम बोलते हैं, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। करो मायो, जब भी कहीं मायो आ जाए, मायोफाइब्रिल, मायोब्लास्ट, मायो कार्डियम, मतलब सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट करने में एबिलिटी रखते हैं, सेल्फ नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने में एबिलिटी रखते हैं, वो मायो है। ब्लास्ट जिसमें निरंतर डिवीजन होता है, विभाजन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल सेल से, वो ब्लास्ट सेल होते हैं। ठीक है, क्या बेटा? इन मायोब्लास्ट का दिखा लिखा तो है, मायोब्लास्ट फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूज करके बना लिया मसल सेल। क्या तुम्हारे सामने है भाई, सेल हैं मायोब्लास्ट। कितने लिखे हैं? ये भी लिखा मैंने, 100 या 100 से ज्यादा फ्यूज कर जाएंगे तो मसल सेल बन जाए। डायग्राम बोल रहा है। हाँ वही सब, प्रोटोप्लाज्म एक हो गया ना सबका, मतलब साइटोप्लाज्म बोल लो एक तरीके से। अरे जो अंदर इसके अंदर लिक्विड था साइटोप्लाज्म, सबका फ्यूज कर गया ना। सेल मेम्ब्रेन अंदर कहां, अंदर गायब नहीं हो गई क्या? बच्चा दिमाग क्यों नहीं लगाता? एक सेल है, दो सेल है, इनका जो आपस में फ्यूजन हो जाएगा तो एक बड़ी सेल नहीं बन जाएगी? पहले दो न्यूक्लियस थे, अब एक न्यूक्लियस नहीं बन गए? इस टेक्नोलॉजी को तो लेटेस्ट यूज कर रहे हैं भाई हाइब्रिड सेल बनाने में।
सेंडाई वायरस को हम यूज करते हैं 2 सेल के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कराने के लिए। आज की डेट में डिफरेंस कितने हाइब्रिड बन रहे हैं। तो बायोटेक के तुम स्टूडेंट रहे हो भाई, पढ़े हो बायोटेक थोड़ी सी। आज के डेट में जितने भी हाइब्रिड बना रहे हैं वो ऐसे तो बना रहे हैं, सेल को फ्यूज करा करके। छोड़ो, जितने भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है, वो कैसे बन रहे हैं। हमने हेला सेल लिया, कैंसर सेल लिया, उसको नॉर्मल प्लाज्मा सेल के संग फ्यूज करा दिया। अब एक ऐसी प्लाज्मा सेल बन गई जिसके पास कैंसर प्रॉपर्टी भी आ गई, कंटिन्यू डिवाइड कर रही है। और वो एक ऐसी प्लाज्मा सेल जो पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाती है, पर्टिकुलर, जैसे मानो तुम एंटीबॉडी बनाने हैं किसी चीज की, एंटीसीरा एंटीबॉडी, ठीक है, तो भर भर के वही एंटीबॉडी बनाती रहेगी बनाती रहेगी। ये टेक्नोलॉजी तो मार्केट में यूज कर रहे हैं। जो तुम एंटी सीरा आ रहे हैं, तुम ब्लड ग्रुप चेक करते हो, या एंटी वेनम इंजेक्शन आते हैं, मतलब इतनी चीजें आ रही हैं मार्केट के अंदर, सब इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रही हैं। हाइब्रिड कैंसर सेल के संग हम उन नॉर्मल प्लाज्मा सेल का हाइब्रिड बना रहे हैं, फ्यूज करा करके। और जहां फ्यूजन होगा, तुम्हारे सामने कंडीशन आ गई, जब सेल फ्यूज करने से मल्टी न्यूक्लिएटेड बन रही है, सिंसाइसियम, न्यूक्लियस की डिवीजन की वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड बन रही है, तो उसको सिंसाइसियम नहीं बोलेंगे। आई या नहीं आई, यहां तक कोई डाउट? क्या बेटा? हाँ, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा पूरा, लाइट डायग्राम का प्रॉपर डायग्राम, इसी पे चलनी है गाड़ी। ट्रांसवर्स बैंड कैसे हैं, लाइट डार्क बैंड कैसे हैं, इनका पूरा डायग्राम बनाऊंगा अभी, इसको लिखो पहले। अब आगे बढ़ो, ठीक है। अब आते हैं हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। हाँ बेटा, अब तुम वो चीजें पूछ रहे हो जो चैप्टर की नहीं है, साइटोलॉजी की चीजें, ठीक है। फ्यूज कैसे होते हैं अब ये बताओ यार। हाँ, साइटोलॉजी पढ़ा रहे हैं ना सर, पूछना, पढ़ा दिए हैं तो तुम पिट मैं बोलूंगा भाई, साइटोलॉजी पढ़ाने का बच्चा पूछा था फ्यूज कैसे होते हैं, मारेंगे पकड़ के क्लास में तुम्हें वो। क्या? हाँ, अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है प्रोटोप्लाज्म डिवाइड फ्यूजन की वजह से, तो सिंसाइसिम थोड़ा लिखा होगा वहां पर, सिंसाइसियम तो टर्म होगा, पर एक्चुअल में सिंसाइसिम का मतलब जो होता है, अगर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा है, समझ रहे हो, एनसीईआरटी दो दो जगह कंट्रोल की बात करती है, क्या करूं मैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, पढ़ भी लेना आप कहीं पर भी, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा है, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा है, और तब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन रही है, इसको सिंसाइसियम बोलते हैं। हाँ, वो समझ गया, उसने बोला है तो होगा। हाँ, सिंसाइसियम। चलो कोई नहीं, अब आ जाओ, हेडिंग लिख लो, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, लिख लिया। अब आ जाओ, मैं सीधे बोन बना रहा हूं पहले। अब देखो, यहां भी एनसीईआरटी देखोगे सिंसाइसियम दिख रही है, ये कौन हो गई, बोन। पिंक कलर लेते हैं, ये क्या हो गया, मसल्स। अच्छा, बोन को मसल से जोड़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, लिगामेंट, टेंडन। बोन को बोन से टेंडन जोड़ते हैं, और बोन को मसल से लिगामेंट जोड़ते हैं। ये गड़बड़ मत करो अभी, बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू मसल्स टेंडन, तो ये सब क्या है, टेंडन्स हैं। टेंडन 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 टेंडन, ठीक है। मेरे साथ ड्रॉ करना, टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, ये क्या है, मसल्स। अच्छा, मसल्स के अंदर आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर्स को, फैसिकल्स। क्या बोलोगे इनको, फैसिकल्स।
फेसिकल्स, 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 फेसिकल्स। अच्छा, इन फेसिकल्स के अराउंड क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर, डेंस नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर, जो इन सारे फेसिकल्स को आपस में क्या करता है? होल्ड करता है, बाइंड करता है। और इन कोलेजन फाइबर के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? फैसिया। क्या बोलते हैं बेटा? फैसिया। हाँ बेटा, फैसिया। जो अभी मैंने 3 वो कराए थे पेपर, वो क्वेश्चंस, उनकी पीडीएफ ले लेना तुम लोग, है ना? मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। अरे अभी मैंने यूट्यूब पर 3 सेशन लिए थे, रेस्पिरेटरी का, सर्कुलेटरी का और एक्सक्रीटरी का। ठीक है, उनके क्वेश्चंस की पीडीएफ लेकर के एक बार देख लेना, अगर नहीं देखा हो तो सॉल्व कर लेना। मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं। नहीं आई क्या? कंफ्यूजिंग थे ना? एक क्वेश्चन सारे सही कर दिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन कैसा है, गड़बड़ है क्या? ब्रोनकाई और मुझे क्लास के बाद क्वेश्चन दिखाना। ठीक है, कौन सा वाला? नहीं नहीं, ये टेस्ट की बात कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हो? हाँ, टेस्ट में डिस्कस करूंगा क्या क्या क्वेश्चन तुम बता रहे हो। अगर कुछ अभी अब प्रोबेबिलिटी है तो मैं चेक करा लूंगा उसको। नहीं नहीं, अभी ये वाला नहीं था, अगले वाले होंगे हमारे। ठीक है, तरुण, हमारे तरुण सर के अगले टेस्ट जो आएंगे वो हमारे होंगे। अब इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो वहां से बन चुका था टेस्ट, छप चुका था, बन चुका था, इसलिए फिर कोई नहीं, हम अपना ही देंगे, वो टेस्ट भी अपना ही देंगे अभी। अब तो ये रहेगा जो चल रहा है। कितना हो गया तुम्हारा? अभी अभी टेस्ट में कितना सिलेबस था? अरे तुम्हारा तो तुम्हारा पीछे चल रहा है, ठीक है, समझ गया। ऑनलाइन एक्चुअली तुम्हारा तो कंबाइन करना है पूरे सारे सेंटर का, कंबाइंड रैंक निकालने के लिए। तो अब तुम्हारा लेकिन आगे आएगा, ब्रीथिंग खत्म, अब सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा आएगा ना, सिर्फ सर्कुलेटरी, एक एक करके आगे बढ़ेगा। क्योंकि तुम्हारा सिंक कश्मीर वाले बच्चों के संग भी कर रहे हैं। कश्मीर में भी जो बच्चे हैं, तो सब जगह जो बच्चे हैं हर स्टेट के, उन बच्चों के संग सिंक कर रहे हैं। नहीं नहीं, खाली सर्कुलेटरी आएगा। बोर नहीं हुए ब्रीथिंग दे देंगे? हाँ, तुम अभी भी ब्रीथिंग ब्रीथिंग। देखो, समझो बेटा, यहां पर ये मसल्स है, मसल्स के अंदर जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? फैसिया। क्या है? फैसिया। और ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना अंदर, ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये क्या है? फेसिकल। क्या अंतर होता है फैसिया और फेसिकल के अंदर? फैसिया इज अ नेटवर्क ऑफ कोलिजन फाइबर, जो सारे के सारे फेसिकल को होल्ड करता है, बाइंड करता है, बांध के रखता है, वो क्या है? फैसिया। और फेसिकल्स क्या है? फेसिकल्स इज अ मसल बंडल। मसल बंडल का मतलब जो मसल्स को बना रहे हैं। भाई बंडल नहीं है जैसे कोई कोई चीज गट्ठा है किसी चीज का, भाई किसका गट्ठा है? लकड़ी का गट्ठा है। तो लकड़ी क्या हो गई भाई? समझ रहे ना मेरी बात? इज ए बंडल। नहीं समझ में आया? तो फैसिया क्या है? फैसिया इज अ मसल बंडल। फैसिया क्या है? मसल बंडल। ये क्वेश्चन आता है, मसल बंडल। फैसिया क्या है? इट इज अ कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर। इसमें कोई डाउट आए? कोई डाउट बेटा? मसल्स क्या है? मसल्स इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स, ऐसे भी कर सकते हो, मसल्स इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स, बंडल ऑफ फेसिकल्स।
ये 3 बातें समझ में आई या नहीं आई? तब मैं आगे बढ़ूंगा। अब इसमें से मैं एक फेसिकल को बाहर निकाल रहा हूं, खींच लूं बाहर, पकड़ के ये बाहर खींचते हैं, नहीं आया, पकड़ के बाहर, पकड़ के बाहर, आ गया बाहर, खींच के बाहर निकालते हैं। अब देखते हैं भाई तेरे अंदर क्या है। अब इसके अंदर देखा हमने छोटे छोटे पिंक कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ मसल्स। कैसी यूनिट है मसल्स की? फंक्शनल तो नहीं है, इट इज अ एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं मसल सेल। क्या बोलते हैं इसको? मसल सेल। अब एक मसल सेल को बाहर निकाल लो भाई, देख लेते हैं क्या है ये। नहीं निकाले? ये आ गया भाई, ये आ गया, और ये क्या आ गया? ये मसल सेल। आई आई या नहीं आई? आई, बहुत बढ़िया। तो भाई ये है मसल सेल। मसल फाइबर या मसल सेल? कैसी होती है मसल सेल? यूनिन्यूक्लिएटेड है मल्टी? मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर इस मसल सेल की बात करूं तो ये मसल सेल चारों तरफ से एक लिक्विड को होल्ड किए हुए है। हाँ, आई आई। तो इस ग्रीन कलर की लाइन को क्या बोलते हैं? सार्को लेमा। अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है क्या है? सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म में भाई कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, पेरिफेरी पे सारे न्यूक्लियस होंगे। और अंदर कौन फ्लोट करेंगे? इसके अंदर छोटे छोटे फाइबर, छोटे छोटे। इन फाइबर को क्या बोलेंगे? मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल। ये फाइबर जो है ना, वो एक्चुअल में मायोफाइब्रिल है, छोटे छोटे फाइबर। एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल लो, चलो एक को बाहर निकाल के देख लो। इन मायोफाइब्रिल के अंदर आपको इस तरीके से लाइंस देखने को मिलेंगी, इस तरीके से। और इन लाइंस के बीच में देखोगे ना, आपको यहां पर बैंड देखने को मिलेंगे, लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड। समझना मेरी बात, इनके अंदर देखने को मिलेंगे आपको लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड। यस, आई। और इन लाइट एंड डार्क बैंड को बनाने के लिए भी छोटे छोटे फाइबर रिस्पॉन्सिबल होंगे। इन फाइबर को बोलोगे एक्टिन और मायोसिन। ये निकल के आ गया पूरा का पूरा सार। एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। और ये फाइबर एक्चुअल में क्या है? ये है मायोफाइब्रिल। ये क्या है? मायोफाइब्रिल्स। अब बताओ कुछ समझ में आया? सिंपल सी बात है, आपने एक बोन जो जुड़ी हुई है किससे? मसल से। किसके थ्रू जुड़ी हुई है? टेंडन के थ्रू जुड़ी हुई है। ठीक है, आपने इस मसल्स के अंदर ध्यान से देखा कि मसल्स इज अ बंडल ऑफ फेसिकल्स। मसल फेसिकल का एक बंडल है, समझ रहे हो? यानी छोटे छोटे अंदर भी बंडल बने हुए हैं। उन बंडल को बांधने के लिए फेसिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फेसिया मतलब कोलेजन फाइबर। ठीक है, इनको बांध के अच्छे से रखे हुए हैं। आपने देखा कि यार एक फेसिकल को बाहर निकाल के देखता हूं, एक फेसिकल को निकाला तो फेसिकल के अंदर भी छोटे छोटे बंडल हैं। वो बंडल किसके? मसल्स के बंडल हैं। आप समझ रहे हो? मसल फाइबर के बंडल हैं, मसल सेल के बंडल है। समझना मेरी बात, जो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं।
आपने उसमें से एक मसल्स को बाहर निकाला, एक मसल सेल को, उसमें देखा कि यार अंदर क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल रही है सार्कोप्लाज्म के अंदर, और सार्कोप्लाज्म को होल्ड करने के लिए एक लेयर है, इसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा पूरे के पूरे सार्कोप्लाज्म को होल्ड किए हुए है, ठीक है, जिसके अंदर छोटे छोटे फाइबर फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, उनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल। मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे फाइबर जिनमें कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है उनको मायोफाइब्रिल बोलते हैं, जो किससे मिलके बनते हैं? एक्टिन और मायोसिन, जिसमें एक्टिन पतले फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं, जबकि मायोसिन थिक फिलामेंट होते हैं। आई या नहीं आई? अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? जो ना आए पूछो, और समझ में आनी चाहिए। क्या पेन चलाता रहता है कंप्यूटर पे? क्या पढ़ रहा था तू, पता? होप। कितनी देर लगी पढ़ने में? कुछ लिख ले, कुछ समझ ले। समझ लिया? चलो। ऐसे में एक काम किया कर, तू एनसीईआरटी भी खोल के बैठा कर, जब तू समझ में आ गया एनसीईआरटी की लाइन देख ली, कोई छुट्टी तो नहीं कोई, ठीक है? दो फायदे हो जाएंगे, एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम पढ़ लेगा तू, मल्टीपल टाइम, ठीक है? उस समय को यूटिलाइज कर ले एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम रिवीजन करने में। क्या चीज? सार्कोलेमा कहाँ होता है? सार्कोलेमा, सार्कोलेमा लेयर है और सार्कोप्लाज्म उसमें भरा हुआ है, सार्कोप्लाज्म को कवर्ड की एक लेयर है, उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। कौन सा? नीड टू नॉट बी डिफरेंस फ्रॉम द, देख जैसे ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे वॉकिंग ये टाइप की चीजें होती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज इफेक्टिंग द अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे पैरामीशियम सीलिया हो गया, मूवमेंट ऑफ, ये अलग चीज है, ये बता रहे हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये उस पर इफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है? ये मूवमेंट अलग है, जैसे ये बात कर रहे हैं किसकी? वॉकिंग, रनिंग, क्लंपिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल ऑफ द सम फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। फिर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द इफेक्टिंग द अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मतलब इस पे इफेक्ट नहीं डालते हैं। पैरामीशियम ये अलग चीज होगी, वो अलग चीज होगी, मतलब कहना चाह रहे हैं सीधी सी बात। ये कंक्लूजन निकालो, वो अलग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्विमिंग ये इन सब चीजों के लिए जो चीजें वो अलग हैं, इन पर कोई इफेक्ट नहीं डालते, इस पे कोई संबंध नहीं है। सिलियरली मूवमेंट अलग चीज है, ठीक है? सिलियरली मूवमेंट लोकोमोशन से कंपैरिजन नहीं कर सकते, सिलिया की वजह से वॉकिंग, जंपिंग ये चीजें नहीं हो सकती, ऐसे समझ लो, ठीक है? हाँ बताओ। फैसिया? हाँ। अच्छा फाइका बोल रहा था ये? क्या क्या बोल रहा था ये? फैटिका? फाइका? फैसिका? अच्छा कोई नहीं। हाँ, ये वाइट वाइट कोलेजन फाइबर, मैं लिख देता हूं, लाओ, लिखा है ना? फिर क्यों पूछ रहा है यार? हाँ, अरे हाँ, लिखा तो एरो तो बनाया तो ये वाइट वाइट, फैसिया इट इज अ कोलेजन फाइबर, ठीक है? हो गया? अब देखो, अब यहां जाओ, एक क्वेश्चन और पूछेगा, पूछेगा कि बताओ बेटा मसल्स की कवरिंग को क्या कहते हैं, ये पूछे गए पुराने क्वेश्चंस।
कवरिंग ऑफ मसल्स, क्या बोलोगे इसको? ऐसे पूछेगा कवरिंग ऑफ, कवरिंग ऑफ फेसिकल्स, फेसिकल्स। ऐसे पूछेगा कवरिंग ऑफ मसल फाइबर, एपी, पेरी और एंडो, ये और याद रख लेना बस, ठीक है। एपी माइसियम, पेरी, पेरी माइसियम, एंडो, एंडो माइसियम। एंडोमाइसियम के नीचे होती है सार्कोलेमा, और सार्कोलेमा के नीचे होता है सार्कोप्लाज्म। अब बताओ, अब कंप्लीट हुआ ये। माइसियम मसल्स के लिए लेते हैं, न्यूरियम नर्व के लिए लेते हैं, सेम लेयर न्यूरॉन्स में भी मिलती हैं। एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम और एंडोन्यूरियम। न्यूरियम मतलब नर्व और माइसियम मतलब मसल्स। हो गया? हाँ, कुछ पूछी? तो कुछ पूछी थी? नहीं? कोई कुछ पूछा अभी? हाँ, हाँ बेटा बोल। मायोफाइब्रिल ना, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, फाइबर मतलब फाइबर। कुछ ऐसे फाइबर हैं जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी रखते हैं। इनका डायग्राम अलग अगली स्लाइड में बनाने वाला हूं पूरा। क्या है मायोफाइब्रिल? इसको बाहर निकाल लिया, अब इसको अलग स्लाइड पे लेके जाते हैं। ठीक है, यहां तक से पीछे कोई डाउट? तू बता दिया कर। ठीक है, चलो फिर पीछे देखियो क्या कर रहे हैं। ठीक है, हाँ क्या बेटा? कुछ नहीं, कवरिंग है। कवरिंग का फंक्शन होता है सुरक्षा, प्रोटेक्शन। क्या फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल ऐसे पूछ रही है क्या? वो मैं बताऊंगा, अभी यूनिट पर भी आ रहा हूं मैं। फंक्शनल यूनिट क्या होती है? इट इज अ सार्कोमियर। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? मसल फाइबर, बताऊंगा अभी। मैं तुमसे कहूं मसल्स किससे मिलके बनी है? मसल सेल से मिलके बनी होगी ना। बॉडी किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है। तो हमारी सेल जो है वो क्या है? यूनिट है। मसल्स की यूनिट क्या हो गई? आप बोलोगे मसल फाइबर। नहीं आई क्या? पर आपसे पूछे कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, तो आप मसल फाइबर नहीं बोलोगे, सार्कोमियर। वो मैं बताने वाला हूं, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हो गया ना? अब आगे आ जाओ, देखो यही स्ट्रक्चर यहां एनसीईआरटी ने भी दे रखा है। एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है? डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा एनसीईआरटी वाला भी। एनसीईआरटी बोल रही है फेसिकल्स क्या होते हैं? क्या समझ में आ गया? मसल बंडल। भाई मसल जिन बंडल से मिलकर बनती है फेसिकल्स है। और फेसिकल को कवर करने के लिए बीच बीच में कौन होते हैं? फेसिया। कोई डाउट? और अगर फेसिकल के अंदर देखोगे तो अंदर क्या देखने को मिल रहा है? मसल सेल, यानी मसल फाइबर। ठीक है, और इनके अंदर जो देखोगे ध्यान से, तो इसमें एक लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। अंदर क्या भरा हुआ है? सार्कोप्लाज्म। इनके चारों तरफ क्या होती है? ब्लड कैपिलरी। अगर इस क्वेश्चन डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, आप कर पाओगे क्या? देख लो, बनेगा। हाँ, उसके नीचे सार्कोलेमा, सार्कोलेमा के नीचे सार्कोप्लाज्म, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। कोई डाउट? अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। आ जाए स्टार्ट। तो भाई मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देखोगे तो बाहर निकाल लो एक फाइबर को। ठीक है, निकाल लिया बाहर। ये है मायोफाइब्रिल। अरे ओहो,
ठीक है, ये एक मायोफाइब्रिल है, ठीक है। इस मायोफाइब्रिल में ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर एक लाइन दिखेगी, क्या दिखेगी? जेड लाइन। ऐसी बहुत सारी जेड लाइन दिखने वाली हैं। और ध्यान से देखोगे तो इनके अंदर आपको बहुत थिक फिलामेंट भी दिखेंगे। कैसे फिलामेंट दिखेंगे? थिक फिलामेंट। और ध्यान से देखोगे तो इनके अंदर आपको थिन फिलामेंट भी दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? समझ गए? समझे नहीं समझे? कुछ कुछ तो समझे होगे, क्या कुछ भी नहीं समझे? ये बन गया बढ़िया स्ट्रक्चर, है ना? मस्त टेक्नोलॉजी का कमाल, है ना? तो भाई ये जो नजर आ रहा है क्या है? थिन फिलामेंट एक्टिन होते हैं। और जो रेड वाला नजर आ रहा है ये क्या है? मायोसिन। जो थिक फिलामेंट है वो मायोसिन है, थिन फिलामेंट है एक्टिन है। ये दो लाइंस दिख रही हैं, क्या बोलोगे? जेड लाइन। ये क्या है? जेड लाइन। और दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं सार्कोमियर। सार्को सार्कोमियर इज अ फंक्शनल। ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में दे रखा है, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। पहले क्या कह जा रहा हूं बेटा मैं, इस वीक ये चैप्टर खत्म होना चाहिए, चाहे कुछ भी करो। फिर अगले वीक अगला चैप्टर खत्म होना चाहिए। हो जाएगा ना? बस चाहा है तो हो जाएगा। और पूरा मस्ती के साथ, एकदम कोई ओवरलोड नहीं। समझ रहे हो? हाँ, फील के साथ। क्या? फिर नहीं होगा? होगा। समझ रहे हो? कमिटमेंट है, होगा। ठीक है, मैं जाऊंगा पूरा चैप्टर करा के जाऊंगा, एकदम एक एक चीज उठा के जाऊंगा यहां पर, ये गारंटी है। नहीं तो मैं जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, हाँ। टिकट चाहे बेकार जाए। तुम कैसे बच्चे हो? मैं तुम्हें बता दूं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है कि जितना आप अपने लिए टाइम निकालोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है। सेल्फ स्टडी। तभी तुम एक्चुअल में खाली पढ़ाई करने से चीजें नहीं सीखते हैं। जब तक उस पढ़ाई का आप चिंतन मनन रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो वो जीरो होती है। समझ रहे हो ना? तो तुम्हें टाइम चाहिए होता है अपना सेल्फ देने के लिए। जितना तुम सेल्फ दे लोगे उतना तुम इंप्रूव कर लोगे अपने को, ये जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं टीचर को संडे, मतलब टीचर जाकर पढ़ा देगा, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई नहीं, वो आपको मोटिवेट करता है कि अभी कमी है, इंप्रूव करो। वो एक बात अलग है। ठीक है, पर अगर जस्ट रिलीवेंट ही मिलने वाला, टेंशन मत करो। मेरे नोट्स और एनसीईआरटी की लाइन निकालूंगा ऐसी तो तुम कच्चा खा जाओ, फिर तुम कहो देखो कैसे रिलीवेंट नहीं है। समझ रहे हो ना? कच्चा नहीं, गच्चा खा जाओ बोला था मैंने। गच्चा। गच्चा नहीं समझ में आया? हाँ।
अब यूपी में गच्चा बोलते हैं, तो मैं यूपी वाले जानते होंगे। आ जाओ। बच्चा नहीं बोला है मैंने, गच्चा बोला है, ठीक है, इधर आ जाओ। बच्चा, गच्चा, कच्चा, यानी क्या चल रहा है। अब देखो, अब समझना मेरी बात। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल, जिसमें कॉन्ट्रेक्शन एबिलिटी होती है, जिसमें जेड लाइन होती है, दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को सार्कोमियर बोलते हैं। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं, जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, जेड लाइन पास आएंगे, दूर जाएंगे, पास आएंगे, दूर जाएंगे, यानी जेड लाइन मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सो इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। अब ध्यान से देखोगे, यहां से यहां तक आपको सिर्फ लाइट बैंड नजर आ रहा है, फिर यहां से यहां तक ओवरलैपिंग हो रही है, यहां से यहां तक फिर डार्क, मतलब ओवरलैपिंग में और ज्यादा डार्क नजर आ रहा है, फिर कम डार्क नजर आ रहा है, फिर लाइट नजर आ रहा है। कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा क्या। यानी यहां पर ध्यान से देखोगे ओनली आपको एक्टिन नजर आ रहे हैं, यहां पर आप देखोगे ओवरलैपिंग के अंदर एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों नजर आ रहे हैं। यहां देखोगे ओनली मायोसिन, यहां देखोगे फिर से एक्टिन प्लस मायोसिन, और यहां पर सिर्फ खाली एक्टिन। यानी जहां पर एक्टिन होंगे वहां पर लाइट बैंड होगा, जहां एक्टिन और मायोसिन दोनों होंगे यहां मोर डार्क होगा, ज्यादा डार्क। यहां सिर्फ मायोसिन होगी वहां लेस डार्क होगा, फिर यहां पर मोर डार्क होगा, फिर यहां पर लाइट होगा। यानी ये डार्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डार्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी मसल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। मतलब कंडीशन क्या है, स्ट्राइटेड कंडीशन है। क्या कंडीशन है ये, स्ट्राइटेड कंडीशन है। क्या नजर आ रही है, स्ट्राइटेड। आई या नहीं आई। पर ध्यान से देखोगे, लाइट का मतलब लाइट है, लाइट का मतलब लाइट है, तो उसको बोलोगे आइसोट्रोपिक, समान। पर यहां पर क्या है, डार्क, मोर डार्क, लेस डार्क, मोर डार्क, लेस डार्क, यानी एन आइसोट्रोपिक, असमान। भाई डार्क तो है पर समान नहीं है, असमान डार्क है। आई या नहीं आई। यानी अगर मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देख रहे हो, दो चीज समझ में आ रही है भाई। इसमें इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, दो जेड लाइन के बीच में, इसमें लाइट डार्क लाइट नजर आ रहे हैं, पर लाइट तो मतलब लाइट ही है, आइसोट्रोपिक है। डार्क का मतलब है मोर डार्क, लेस डार्क। मोर डार्क क्यों, क्योंकि एक्टिन मायोसिन एक दूसरे को ओवरलेप कर रहे हैं, इसलिए मोर डार्क। जहां खाली मायोसिन है वहां डार्क है, पर ओवरलेपिंग नहीं हो रही, कम डार्क है। फिर ओवरलेपिंग हो रही है, मोर डार्क। ठीक है, फिर समझ रहे हो, एक्टिन आ गए। यानी डार्क बैंड के अंदर भी वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, एक जैसा नहीं है, लेस मोर, आप समझ रहे हो। तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे एनाइसोट्रोपिक, मतलब असमान, और आइसोट्रोपिक का मतलब है समान। आई या नहीं आई, कोई डाउट। हाँ, एनाइसोट्रोपिक, एन आइसो, ए मतलब एब्सेंट, आइसोट्रोपिक मतलब समान। अच्छा, आई रह गया, एन आइसोट्रोपिक हो गया। अब इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूं, इसको लिख लेना अपने आप, बढ़ रहा हूं आगे। क्या, कोई नहीं, भूख लगाई क्या एकदम क्लास में। अभी क्या किए थे थोड़ी देर पहले, मेरी क्लास से पहले नीचे खूके पे खड़े थे, नीचे। तो ये है ना बात, ये फोड़ेंगे, ये पूरा करके छोड़ूंगा। अब आधा हो गया, आधा छोड़ दूंगा, कैसे काम चलेगा ना। अब मैं इतना कहना चाह रहा हूं, ये क्या है बेटा, जेड लाइन। ये क्या है, जेड लाइन, समझना। दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम क्या बोलने वाले हैं, सार्कोमियर। अब कुछ बचा नहीं है, मतलब तुम वो समझ लिया तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा, सुनना हो गया, कि ये एक लाइन है और एक लाइन है, बताओ इन दोनों लाइनों के बीच में कौन सा बैंड देखने को मिल रहा है, ओनली एक्टिन फिलामेंट देखने को मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलोगे आप, आई बैंड, आई
बैंड। कोई डाउट? हाँ या ना? अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं इस वाली लाइन को उठा करके यहां लगा दूं, अब यहां पर आपको मायोसिन और एक्टिन ओवरलैपिंग करते दिख रहे हैं ना, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा उसको? ओ बैंड। यानी एक्टिन और मायोसिन क्या कर रहे हैं? ओवरलेप कर रहे हैं। ओ बैंड। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा कि इस लाइन को उठा करके मैं यहां लगा दूं, इनके बीच में क्या नजर आ रहा है आपको? ओनली मायोसिन, नॉन ओवरलैपिंग बैंड। इसकी बात की थी एक साइंटिस्ट थे हैंसन, तो उसने नाम दे रख दिया इसका हॉन्सन जोन। एच जोन, एच जोन। अब फिर से मैं आपसे कहूं बेटा इस लाइन को उठा करके मैं यहां लगा देता हूं, फिर से ओवरलैपिंग वाला पार्ट नहीं आ गया? फिर से ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग का मतलब है ओ बैंड। बैंड बोल दो या जोन बोल दो, कोई नहीं। ओ बैंड। कोई डाउट? ये तीन चीजें नजर आ गई हैं आपको। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा ये लेंथ ऑफ मायोसिन कहां है, यहां से यहां तक मायोसिन की लेंथ है, हाँ या ना? ये दो ब्लू लाइनों के बीच में मायोसिन दिख रहा है, तो इन दो ब्लू लाइनों के बीच में जो मायोसिन दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में ए बैंड है। यहां से यहां तक क्या है? ये पूरा पूरा ए बैंड। कैसा बैंड है? ए। ए मतलब एन आइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक का मतलब है ए बैंड। ए बैंड यानी ए बैंड का मतलब होता है लेंथ ऑफ मायोसिन। क्या है ये? लेंथ ऑफ मायोसिन। यानी जितना मायोसिन है ना वो ए बैंड है। अब ए बैंड आई बैंड के संग ओवरलैप कर रहा है, तो क्या बन गई? ओ बैंड बन गई। नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट क्या हो गया? एच जोन हो गया। समझ रहे हो? और जहां सिर्फ और सिर्फ आपको एक्टिन फिलामेंट देखने को मिल रहा है वो आई बैंड है। यानी यहां से यहां तक क्या है आपका? टोटल आई बैंड है। इसमें किसी को डाउट है ए आई को पहचानने में? एन आइसोट्रोपिक इसलिए बोल रहे हैं ज्यादा डार्क, कम डार्क, ज्यादा डार्क। समान नहीं है, असमान है। ज्यादा कम, ज्यादा कम, ये सिर्फ और सिर्फ लाइट है। आइसोट्रोपिक नहीं आई। आइसो मतलब समान, एनाइसो मतलब असमान। समझ रहे हो क्या? ओवरलैपिंग भाई। ओ मतलब ओवरलैपिंग, जहां एक्टिन मायोसिन की ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है। एच जोन मतलब हैंसन साइंटिस्ट के नाम पर था। और इनके सेंटर में एक प्रोटीन होती है। कैसी होती है? वह क्या होती है भाई? एक प्रोटीन होती है। क्या होती है? सेंटर में एक प्रोटीन होती है। डॉट से दिखा रहा हूं मैं। इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? एम लाइन। क्या बोलते हैं? एम लाइन। एम लाइन। ये प्रोटीन क्या करती है? कहीं लब ना जाए ना, कि बीच में एक झोल ना आ जाए। झोल को सपोर्ट करने के लिए नेचर ने क्या बना दी? प्रोटीन बना दी। झोल को होल्ड करके रखती है, होने नहीं देती। नहीं आई? झोल समझ में आया? अब पता नहीं बिहार में क्या कहते हैं झोल को। झोल का मतलब लप जाना। नहीं, ऐसे बोलते हैं। हाँ, लप ना जाए नहीं। जैसे ये दिखाओ, ये दिखा। जैसे मानो बीच में वजन से लप गया ये, ऐसे बोलते हैं। लप ना जाए तो सपोर्ट दे दो बीच में पिलर, ये अब लपेगा नहीं। अरे तुम समझ रहे हो क्या? तो बीच में एम लाइन होती है। ठीक है, इट इज अ प्रोटीन। ठीक है, समझ रहे हो? मायोमिसिन प्रोटीन होती है, मायोमिसिन प्रोटीन, जो आप एमबीबीएस में पढ़ोगे इसका नाम डिटेल। ठीक है, ये इस बस मायोसिन को होल्ड करती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, इसमें गड़बड़ी ना हो जाए। ठीक है, समझे? हो गया क्या? अब मैं तुमसे कहूं कि एक सार्कोमियर इक्वल टू क्या होगा? सार्कोमियर इक्वल टू आधा तो आई बैंड नजर आ रहा होगा आपको, प्लस ए बैंड पूरा नजर आ रहा है, आधा आई बैंड नजर आ रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब मैं इसका मतलब लिखा देता हूं एक बार। ठीक है, एक बार जगह है क्या? बस लास्ट स्लाइड है, इसके बाद छुट्टी। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आई बैंड का मतलब क्या है। आई बैंड में क्या होगा? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक।
आइसोट्रोपिक बैंड, ये तो समझ में आ गया। इसमें एक्टिन होती है, मायोसिन होती है? ओनली एक्टिन, मायोसिन नहीं होती। अगर मैं तुमसे कहूं, ठीक है, ए बैंड, ए मतलब क्या हो गया? एन आइसोट्रोपिक। इसमें क्या होगा? ओनली मायोसिन। ये पता था तुम गड़बड़ यहां करोगे। ओनली मायोसिन, इसमें सिर्फ मायोसिन होती है। जो लेंथ ऑफ मायोसिन लिखाई है, ये एक्चुअल में कौन सा बैंड हो गया? एनाइसोट्रोपिक। मतलब ए बैंड का मतलब है ओनली लेंथ ऑफ मायोसिन, उसमें एक्टिन काउंट नहीं करते। पर अगर मैं ए बैंड की बात करूं तो ए बैंड जो होता है वो ओवरलैप करता है आई बैंड के साथ। इस वजह से दो जोन बन जाते हैं यहां पर, एक ओ बन जाती है और एक एच बन जाती है। ओ का मतलब ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के अंदर एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों होंगे। एच जोन मतलब नन ओवरलैपिंग पार्ट बिटवीन बिटवीन एक्टिन फिलामेंट। ये क्वेश्चन आएगा, नन ओवर, हाँ, नन ओवरलैपिंग पार्ट। एक्टिन नहीं है बेटा, यही तुम मुझे बता गड़बड़ करोगे। नन ओवरलैपिंग पार्ट बिटवीन ए बैंड, ए बैंड के बीच में जो नन ओवरलैपिंग पार्ट होता है उसको एच जोन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब दो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ठीक है, जेड लाइन और एक एम लाइन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। एम लाइन क्वेश्चन आएगा, जेड लाइन किसके बीच में होती है? प्रेजेंट बिटवीन आई बैंड, ये पूछेगा। एम लाइन किसके बीच में होती है? प्रेजेंट बिटवीन ए बैंड। ए या एच भी कर सकते हो, एच भी आप लगा सकते हो और ए भी लगा सकते हो। अब बताओ क्या कह रहे थे? है? नहीं होता। एनाइसोट्रॉपिक बैंड का मतलब है ओनली और ओनली मायोसिन। लेंथ ऑफ मायोसिन को हम ए बैंड बोलते हैं। ये गड़बड़ मत करना कभी भी, मैक्सिमम बच्चा यहां कंफ्यूज्ड होता है। समझो मेरी बात, ठीक है? ये ए बैंड यहां से यहां तक है जो कभी चेंज नहीं होता, समझ रहे हो? ओ बैंड कम हो जाएगा, ओ बैंड बढ़ जाएगा, ओ बैंड कम हो जाएगा, ओ बैंड कम हो बढ़ जाएगा, पर ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए का मतलब है लेंथ ऑफ मायोसिन, मायोसिन की लेंथ कभी घटती नहीं है। और ए बैंड एक्चुअल मतलब है क्या है? ये एक ऐसा बैंड है जो एनाइसोट्रोपिक है। जब ओवरलैप करता है तो ओवरलैपिंग जोन बन जाती है, नॉन ओवरलैप करता है नॉन ओवरलैपिंग जोन। तो ये समझ लो, डार्क ज्यादा है, कभी कम है, ज्यादा है, कम है, पर ए बैंड का मतलब है लेंथ ऑफ मायोसिन। जो लेंथ ऑफ मायोसिन है वो ए बैंड है, जो आई के संग ओवरलैपिंग भी कर रहा है और नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट भी है। अब बता क्या? अरे ये बैंड क्यों मूव करेगा? ए का मतलब है मायोसिन कभी मूव नहीं करता, मायोसिन के ऊपर एक्टिन मूव करती है। ये मैं एक्टिन अभी उसमें पढ़ाऊंगा मैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर। ऑलवेज अभी रिलैक्स रिलैक्स, तुम आगे बताओ, तुम आगे क्यों भाग रहे हो भाई? अभी बेसिक समझो, बेसिक समझ में आया नहीं आया? जब इसके अंदर गैप है तो रिलैक्स है, गैप कम हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। हाँ, एक्टिन का लेंथ छोटा होगा भाई। अच्छा, लेंथ किसी का छोटा नहीं होता, आई बैंड का लेंथ छोटा होगा। ये दो फिलामेंट है, कोई छोटे बड़े नहीं हो रहे, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। मतलब स्पेशली एक्टिन स्लाइड कर रहा है मायोसिन की, भाई ये मूवमेंट ये हो रहा है, ये हो रहा है। कोई छोटा बड़ा हो रहा है क्या? बस ऐसे ओ बार जो ओ वाला पार्ट है, ओ ओवरलैपिंग हो रही है, ये लेंथ बढ़ गई। नॉन ओवरलैपिंग लेंथ कम हो गई, ओवरलैपिंग लेंथ बन गई। ये मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, क्या लेंथ बढ़ेगी क्या घटेगी। समझ में आया नहीं आया? कल समझ के आना, मैं पूछूंगा कल आपसे। ये क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? ये कल मैं कराने वाला हूं, कल आपसे सारे क्वेश्चंस किसके वजह से क्या होगा। क्वेश्चंस क्वेश्चंस कल ही मिलेंगे इसके अंदर, आज नहीं है। ओके, थैंक यू। अब हाँ, अच्छा लास्ट लाइन कर लो। एच मतलब हैंसन, एच मतलब हैंसन, हैंसन।
ये नन ओवरलैपिंग पार्ट बिटवीन ए बैंड, ये ए बैंड है, ए के बीच में नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है ना, ये तो एच जोन है, ये पूरा ए है, ए के बीच में जो नॉन ओवरलैपिंग वाला पार्ट होगा वो एच जोन है। जब ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट बढ़ जाएगा तो एच जोन गायब हो जाएगी। ए का ना हो, हाँ नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा जैसे दिया ना, ऐसे पूछेगा मध्य में, उसके मध्य हमेशा एच जोन मिड में होती है, हमेशा मिड में होगी, जैसे पास आती है कि मिड में सेंटर पार्ट होगा। ये कुछ भी पता है, ये अपने को एडवांस समझ रहे हैं, पर ये क्वेश्चन ऐसा होना नहीं चाहिए। बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।